नमस्ते जी। यह वीडियो क्लास 10th के लिए होने वाला है, ठीक है। और इसमें हम लोग मैथ्स यानी कि गणित डिस्कस करने वाले हैं। चैप्टर 1 का यह दूसरा वीडियो होने वाला है, ठीक है। पहला वीडियो अगर आप नहीं देखे हैं तो उसे आप देख सकते हैं। वास्तविक संख्या का यह दूसरा वीडियो है, ठीक है। तो जहाँ तक हम पढ़ लिए थे उससे आगे आज हम इस वीडियो में देखेंगे। और सबसे पहला टॉपिक है या सबसे पहला शब्द जो हमें समझना है वो है प्रमेयिका। इंग्लिश में इसे लेमा बोला जाता है। तो प्रमेयिका क्या होता है? प्रमेयिका एक सिद्ध किया हुआ कथन है। प्रमेयिका क्या है? देखिए, एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है जिसका प्रयोग हम क्या करते हैं, किसी और कथन को, किसी अन्य कथन को सिद्ध करने में करते हैं। समझिए बात को। प्रमेयिका क्या है? एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है जिसका प्रयोग हम अन्य कथन को सिद्ध करने में करते हैं, ठीक है। मतलब आप ऐसे समझिए ना कि हमें पता है, अगर आप नॉर्मल बात करें तो हमें पता है कि जी कॉल हम मोबाइल से कर सकते हैं, ठीक बात। तो अगर हमें कहीं भी जरूरत पड़ जाए, मान के चलिए कि हम लंदन भी चले जाएं, ठीक है, हम अमेरिका चले जाएं और वहां हमें किसी से अगर कॉल करना है तो हम क्या टीवी का रिमोट खोजेंगे? क्या हम साइकिल खोजेंगे? नहीं, हम क्या खोजेंगे? हम खोजेंगे मोबाइल। क्यों? क्योंकि ये सिद्ध किया हुआ कथन है कि अगर कॉल करना है तो हम मोबाइल से भी करेंगे। सिंपल बात आपको समझाने के लिए हम बता रहे हैं। अब जबरदस्ती आप हमसे बहस कीजिएगा तो बोलिएगा कि टेलीफोन कर लेंगे, ये कर लेंगे, वो अब नॉर्मल अगर आप समझिए ना, तो कॉल करने के लिए हम क्या करते हैं? सिद्ध किया हुआ कथन है कि हम कॉल मोबाइल से करेंगे, तो मोबाइल ही खोजेंगे। मान के चलिए फैन वगैरह जो होता है, नॉर्मल अगर आप बात कीजिएगा तो स्विच से चलता है। तो आप कहीं भी चल जाइए, जीवन में पहला बार उस स्थान पे आप गए हो, अगर आपको पंखा चलाना है, अगर आपको फैन चलाना है तो आप स्विच ढूंढिएगा, उस समय आप मोबाइल नहीं ढूंढिएगा। कैसे? आप पहला बार उस स्थान पे गए थे, आपको फैन चलाना था, आप स्विच ही ढूंढना शुरू किए। क्यों? क्योंकि सिद्ध किया हुआ कथन है कि पंखा फैन से चलता है। मतलब हम पहले से जान रहे थे कि पंखा जो है, फैन जो है हमारा, सॉरी, वो स्विच से चलता है। हालांकि आजकल स्मार्ट जमाना आ गया, मोबाइल वगैरह से भी चल जाता है, लेकिन आप समझने के लिए बात कीजिए तो वही होता है ये प्रमेय का। पहले से सिद्ध किया हुआ कथन होता है, कहीं भी इसे हम सिद्ध करने कहीं भी इसे हम यूज कर सकते हैं किसी अन्य कथन को भी सिद्ध करने में, ठीक है। वही पंखा या आप कॉल वाला सिस्टम से इसको समझ सकते हैं। अगर वो समझ में आ गया तो गणित का सबसे पहला जो है 10th का टॉपिक है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होता है? ये दो धनात्मक पूर्णांक पे लागू होता है, ठीक है। और ये हो जाता है a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां 0 और b के बीच r, यानी कि आर बी में ऐसा कुछ संबंध होता है। ये क्या बात है, ये हम अभी आपको हम समझा देते हैं। अगला स्लाइड में देखिए, अगर हम भाग करते हैं, ठीक है, ये a बराबर बी क्यू प्लस आर क्या है उसको समझ लीजिए। अगर हम भाग करते हैं, ठीक है, अगर हम भाग करते हैं तो इसको a बोलेंगे, इसको b बोलेंगे, इसको q बोलेंगे, और जो शेषफल बचा करता था उसे हम r बोलेंगे, ठीक है। यानी कि अगर हम मान के चलिए 7 10 को हम भाग करें, ठीक है, अब बचपन से ये पढ़ते आए, कोई बड़ी चीज नहीं है ये, देखिए। तो क्या हम इसको नहीं लिख सकते हैं 10 बराबर 7 गुने 1 प्लस 3? बताइए तो, ये हम बचपन से पढ़ते हैं। और ये क्या है? ये है, देखो, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। बचपन से ये हम पढ़ते हैं। वही चीज जो है अब क्या हो गया, a बराबर बी क्यू प्लस आर। 10th में जो हमारा पहला टॉपिक है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, वो ये है जो कि आप 5 6 से पढ़ते आए, ठीक है। जहां हम भाज्य को अब a बोलेंगे, भाजक को b बोलेंगे, भागफल को q बोलेंगे और शेषफल को r बोलेंगे। आ रहा है बात समझ में क्या? तो ये हो गया 10 बराबर 7 गुने 1 प्लस 3। तो अगर इस भाग की आप प्रॉपर बात करें, अगर इस भाग की आप बात करें तो a मेरा क्या है? a मेरा 10 है। a मेरा क्या है? 10 है। b मेरा क्या है? 7 है। q मेरा क्या है? ध्यान से देखो, 1 है। और r मेरा क्या है? 3 है। अब मिलाइए ना इससे, जो बीच में लिखा हुआ है a, जो भागफल आ रहा है q, जिससे भाग दे रहे हैं
बी, जो शेषफल बच रहा है आर। तो यहाँ क्या हो जाएगा, हर भाग पे ये लागू होगा, ठीक है। यानी ए बी क्यू आर क्या है, ये क्लियर होना चाहिए अब हमारा, ठीक है। एक बात हम और अभी आपको समझाते हैं, हम पढ़ते आए हैं बचपन से ही, ठीक है। एक बात समझिए, ये देखिए, ये जो लिखा हुआ था ना, एक सेकेंड, ये तो चलिए हम आपको समझा दिए, ठीक है। ये तो चलिए अभी हम आपको समझा दिए कि a बराबर बी क्यू प्लस आर क्या है। इसको अब समझिए, ये क्या लिखा हुआ है, ये कह रहा है कि जो r है, जो r है a बराबर बी क्यू प्लस आर में, ये जो r है यानी कि जो मेरा शेषफल है, वो हमेशा क्या होगा, 0 के बराबर होगा या 0 से बड़ा होगा और हमेशा b से छोटा होगा। इसको आप ऐसे समझिए कि अगर हम मान के चलिए कि 5 से भाग दे रहे हैं, 5 से हम भाग देना शुरू किए, ठीक है। और यहाँ कुछ भी रहे, हमको नहीं पता यहाँ क्या है, यहाँ कुछ भी रहे, यहाँ कुछ भी रहे, आप बताइए, भाग जा रहा है, क्या क्या कभी भी शेषफल -3 बच सकता है क्या? आप भाग बचपन से करते आए, क्या कभी शेषफल माइनस में बचेगा क्या? नहीं ना। अच्छा एक बात बताइए, क्या कभी हमारा शेषफल, क्या कभी हमारा शेषफल 5 बच सकता है क्या? अगर हम 5 से भाग दे रहे हैं तो 5 शेषफल बचेगा क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि अगर 5 आ रहा है तो एक मर्त में हम इसे और लगाकर शेषफल 0 कर देंगे। यानी कि जिससे भाग देते हैं, जो मेरा बी होगा, जो मेरा बी होगा भाग में, क्योंकि बी तो हर भाग में अलग अलग होगा ना, हमेशा जब डिवाइड करने जाएंगे तो बी तो कुछ भी हो सकता है। एग्जाम्पल के लिए हम 5 ले रहे हैं, आप खुद सोचिए ना, अगर हम 7 से डिवाइड करें किसी भी नंबर को, मान के चलिए वो नंबर ए रहा, ठीक है, तो क्या कभी शेषफल 7 बच सकता है क्या? नहीं बचेगा। अगर हम 12 से डिवाइड कर रहे हैं, कोई भी नंबर रहा होगा यहाँ, तो क्या भाग करते करते क्या कभी शेषफल 12 आ सकता है क्या? नहीं। यानी कि b के बराबर कभी शेषफल नहीं बच सकता, जो मेरा b है उसके बराबर कभी मेरा शेषफल नहीं बच सकता। इसीलिए ये बोला कि जो r होगा हमेशा b से छोटा होगा, r जो होगा हमेशा b से छोटा होगा, और 0 से बड़ा r होगा, कभी माइनस में नहीं बच सकता है मेरा r, यानी कि शेषफल, और 0 के बराबर हो सकता है, 0 के बराबर हो सकता है। यानी कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या है, a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां पे r क्या होगा, हमेशा 0 के बराबर होगा या 0 से बड़ा होगा, और b से हमेशा छोटा होगा, b से हमेशा छोटा होगा। इस बात का हम ख्याल रखेंगे। एक बात बताइए कि अगर मेरा b 3 है, अगर मेरा b क्या है, 3 है, अगर मेरा b 3 है, तो r का संभावित मान क्या हो सकता है? r का संभावित मान क्या हो सकता है? ऐसे संभावित लिखाता है जी, देख लीजिएगा, ठीक है। तो r का संभावित मान मतलब कि अगर हम 3 से भाग दे रहे हैं, अगर हम 3 से भाग दे रहे हैं, यहाँ पे जो मेरा a है, जिसे हम भाज्य पहले बोला करते थे, कुछ भी रहे भाज्य, अगर हम 3 से भाग दे रहे हैं तो शेषफल क्या क्या बच सकता है, आप खुद सोचिए। या तो शेषफल 0 बच सकता है, अगर 3 से भाग दे रहे हैं तो शेषफल 0 बच सकता है, शेषफल 1 बच सकता है, शेषफल 2 बच सकता है, बस। तो r का संभावित मान 0, 1, 2 हुआ। अगर हम 3 से भाग दे रहे हैं ना, अगर b मेरा 3 है तो आप खुद सोचिए ना, 3 शेषफल बचेगा? नहीं बचेगा। यही तो भी हम आपको समझा रहे थे कि 0 से बड़ा होगा हमेशा r, या 0 के बराबर हो सकता है, और हमेशा b से छोटा होगा, हमेशा b से छोटा होगा, ठीक है। इसका भी आपको जरूरत पड़ने वाला है। तो अगर मेरा b 5 है, अगर मेरा b 5 है, तो r का संभावित मान क्या क्या हो सकता है, मतलब r क्या क्या आ सकता है? तो r 0 से हमेशा स्टार्ट करना है, और जो मेरा b है उससे 1 कम तक चले जाना है, यानी r मेरा हो सकता है 0 से 4 तक। अगर b मेरा 8 है तो r का संभावित मान क्या हो सकता है? 0 से लेकर कहां तक? 7 तक। 0 से लेकर कहां तक? 7 तक। इसके अलावा कोई भी शेषफल मेरा नहीं आ सकता है, ठीक है। ये आपका r का संभावित मान आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब क्योंकि b पे डिपेंड करता है मेरा r का मान, ठीक है, b पे डिपेंड करता है r का मान, यही यूक्लिड विभाजन प्रमेय का हमें बताया है। एक बात, ठीक है। एक चीज और हमें सीखना है कि देखिए, अगर हम 12 को भाग दे रहे हैं 49 से, तो इसे हम 4 मर्त में लगाएंगे, इसे हम क्या करेंगे? 4 मर्त में लगाएंगे, ठीक है। डिवाइड आपको आता होगा,
और ये हो जाएगा 48, एक शेषफल बच गया। तो ये तो हम कर ही रहे थे। 10th में हमें क्या करना है, इसे a बराबर जो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का है, a बराबर बी क्यू प्लस आर के रूप में हमें लिखना। इस डिवाइड को a बराबर बी क्यू प्लस आर के रूप में लिखने के लिए आना चाहिए। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, एक सेकेंड, हम क्या कर सकते हैं, a मेरा क्या है, ध्यान से देखिए, a मेरा क्या है 49, a मेरा क्या है 49, तो हम 49 लिख देंगे a की जगह, 49 लिख दिए, बराबर की बराबर। b मेरा क्या है, याद करो, भाग में इसे हम a बोलेंगे, इसे हम b बोलेंगे, इसे हम q बोलेंगे, और जो शेषफल बचेगा उसे हम r बोलेंगे। तो अगर आप ध्यान से देख पा रहे हैं तो बीच में क्या है a, तो यहां बीच में क्या है 49, तो a मेरा 49 हो गया, बराबर की बराबर। b वो हमसे मांग रहा है, फॉर्मूला में क्या मांग रहा है, b मांग रहा है, तो b किसे बोलेंगे, इसे, भाजक को। तो इसमें भाजक क्या है 12, तो हम 12 लिख देंगे। वो हमसे q मांग रहा है, तो q का मतलब क्या हो जाएगा, q का मतलब देखिए भागफल, यानी जो यहां लिखा हुआ है वो क्या है 4, तो गुने 4। आपको पता होगा ना बी क्यू का मतलब क्या है, b गुने q, बी क्यू का क्या मतलब है, b गुने q। अब वो फॉर्मूला में प्लस, तो हम भी देंगे प्लस। अब वो r लिखने का रहा है, तो r मेरा क्या है 1, देखो ध्यान से, शेषफल, तो यहाँ 1 हो जाएगा। तो कोई भी भाग को हम a बराबर बी क्यू प्लस आर के रूप में हमें लिखने के लिए आना चाहिए। ठीक है, फिर से समझिए, एक और हम डिवाइड कर लेते हैं, याद रखिएगा फिर से, इसे हम a बोलेंगे, यहाँ b है, ये q है, और ये मेरा r है। हम भाग दे रहे हैं 7 को 38, तो क्या होगा, 5 मर्द में लग जाएगा 35। ध्यान से देखो, 3 शेषफल बच गया। तो फॉर्मूला क्या है, इसे एक तरह से फॉर्मूला ही हम बोलेंगे, बी क्यू प्लस आर। ये ऑब्जेक्टिव में भी बहुत बार आया है कि अगर a बराबर बी क्यू प्लस आर है तो r और b के बीच क्या संबंध है, तो ये याद रखिएगा। ये वाला जो है 4 ऑप्शन करके दे देगा, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी में कुछ भी दे देगा, ये आपको क्लियर होना चाहिए। ये नया सिस्टम जो आया है, हम लोग व्हाइट बोर्ड पे पढ़ाने वाले आदमी थे, गलती हुआ मिटा दो। यहाँ है कि भाई देखिए, तो कुछ ऐसा हो गया। ठीक है, ऑप्शन सी में हम लोग मतलब कुछ भी ऑप्शन दे देगा, ये तो मतलब खैर आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, जैसे ये ऑप्शन दे दिया, ये बहुत बार एग्जाम में आया है। और एक ऑप्शन और कुछ उठा लीजिए, मान के चलिए कुछ ऐसा दे दिया, तो इसमें से मेरा सही आंसर क्या हो जाएगा, क्या सवाल में देगा कि अगर a बराबर बी क्यू प्लस आर है, दो धनात्मक संख्या के लिए a बराबर बी क्यू प्लस आर है, जहाँ q कोई पूर्णांक वगैरह है, तो निम्न में से कौन सही है, तो ऑटोमेटिक हम क्या बोलेंगे कि भाई ये वाला ऑप्शन मेरे लिए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है कि नहीं, ये भी हमें याद रखना है। ठीक है, अब देखिए एक बात हम और आपको समझा देते हैं। अच्छा, अगर आपको मेरा पीडीएफ के बारे में नहीं पता है तो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट देखिए मेरे पास, ये आपका पीडीएफ है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, 15 पेज का ये पीडीएफ है। चैप्टर 1 से रिलेटेड सारा क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव, फॉर्मूला, ठीक है, डेफिनेशन, सब इस पीडीएफ में फ्री ऑफ कॉस्ट आपको हम प्रोवाइड करवा रहे हैं। उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप टेलीग्राम में जुड़कर वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, या वहाँ भी दिक्कत है नहीं मिल पाता है तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पे बस आपको मैसेज करना है। फ्री ऑफ कॉस्ट हम आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा देंगे, चैप्टर बाय चैप्टर, हर चैप्टर का पीडीएफ वहाँ आपको मिलता जाएगा। फिलहाल यहाँ आइए, तो हम क्या करना चाह रहे हैं, इस भाग को, ठीक है, ये जो भाग हुआ है इसे हम इस यूक्लिड विभाजन प्रमेय में लिखना चाह रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, a मांगेगा, फॉर्मूला में पहले क्या मांगा a, और a मेरा क्या है जो यहाँ लिखा है बीच में, यानी 38, बराबर की बराबर। b लिखने बोला, b क्या है जो यहाँ लिखा हुआ है, तो b मेरा क्या है 7, गुने q क्या है, q क्या है 5, ध्यान से देखिए, और प्लस शेषफल 3। तो इस तरह से हम एक भाग को हम a बराबर बी क्यू प्लस आर के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, ये आपको बहुत काम देने वाला है। थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं, और यहाँ पे वही बात है जो अभी हम तुरंत बताए कि a को भाज्य, b को भाजक,
Q को भागफल कहा जाता है, R को शेषफल हम कहते हैं। अतः भाज्य बराबर भाजक, ये तो हम आपको बता ही दिए हैं, ये सब PDF में आपको मिल जाएगा लिखा हुआ। ठीक है, यहाँ तक आपको समझा दिए। थोड़ा और अगर हम आगे बढ़ें तो सबसे पहला शब्द, एक और शब्द हमें समझना है, एल्गोरिथम। एल्गोरिथम क्या होता है? तो एल्गोरिथम क्या है? सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला है जिसे हम एक विशेष प्रकार की समस्या को हल करने की विधि प्रदान करता है। एल्गोरिथम, देखिए बात समझिए आप, एल्गोरिथम आप शब्द सुनते होंगे, हर चीज का, हर वो चीज जो चल रहा है सबका कुछ ना कुछ एल्गोरिथम है। हवाई जहाज चल रहा है, उसका कुछ ना कुछ एल्गोरिथम है। इंटरनल हम बात करें, नहीं कि जो पायलट चला रहा है उसकी हम अभी नहीं बात कर रहे हैं। हवाई जहाज जो चल रहा है उसका कुछ ना कुछ तो एल्गोरिथम होगा। एक पंखा चल रहा है, एक मोबाइल चल रहा है, तो सब एक जैसा तो नहीं चलता होगा। पंखा चलने का अलग एल्गोरिथम होगा, हवाई जहाज चलने का अलग एल्गोरिथम है, ठीक है ना। और साइकिल चलने का अलग एल्गोरिथम है, ट्रेन चलने का अलग एल्गोरिथम है। तो सबका अलग अलग जरूरत होता है। तो सब चीज का जो है एक एल्गोरिथम होता है। तो गणित में भी सवाल बनाने का एल्गोरिथम है। अगर हम आपको जोड़ने बोलेंगे तो आप अलग प्रक्रिया का यूज कीजिएगा, घटाने बोलेंगे आप अलग प्रक्रिया का यूज कीजिएगा, गुना करने बोलेंगे आप अलग प्रक्रिया का यूज कीजिएगा। तो हर चीज का, गणित हो या कोई भी वस्तु हो, ठीक है, हिंदी लिखने का अलग एल्गोरिथम है, इंग्लिश लिखने का अलग एल्गोरिथम है कि नहीं। तो स्कूल जाने का अलग एल्गोरिथम है, पार्टी में जाने का, शादी में जाने का अलग एल्गोरिथम है कि नहीं। भैया का शादी है, वहां नागिन डांस कर रहे हैं तो उसका अलग एल्गोरिथम है, सिंपल है, ठीक है। तो हर चीज का एक एल्गोरिथम होता है। तो एक बस ये शब्द है, इसको आप समझ जाइए कि भाई एल्गोरिथम क्या है? सुपरिभाषित। सुपरिभाषित का मतलब वेल डिफाइंड, बढ़िया से वो परिभाषित होता है कि भाई अगर हम एक नया हवाई जहाज बनाना चाहते हैं कि भाई वो कैसे चलेगा, एक नया ट्रेन बनाना चाहते हैं, एक हम नया साइकिल बनाना चाहते हैं, तो फिक्स है कि साइकिल बनाने के लिए हमें ये काम करना पड़ेगा, फिक्स है, उसी के तहत वो काम होगा, है ना। वो किसी भी कंपनी वाला साइकिल बना रहा हो, लेकिन एक फिक्स एल्गोरिथम होगा कि भाई 2 चक्का लगाएगा ही लगाएगा कम से कम, तभी तो वो साइकिल चला पाएगा। ये बहुत प्रोसेस है। तो सुपरिभाषित चरण है, स्टेप होता है, जिसके द्वारा जो है हम किसी भी समस्या को, है ना, एक विशेष प्रकार की समस्या को हल करने का विधि प्रदान करता है। वो विशेष प्रकार क्या हो जाएगा? हवाई जहाज चलाना, साइकिल चलाना, ट्रेन चलाना, जोड़ करना, घटाव करना, गुना करना, भाग करना, तो अलग अलग एल्गोरिथम हो जाता है। खैर आगे बढ़ते हैं बिना ज्यादा दिमाग लगाए। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जो है क्या है? तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम दो धनात्मक पूर्णांकों का मस यानी कि HCF ज्ञात करने का जो है एक तकनीक है। और ये एग्जाम में बहुत बार पूछा है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम किस चीज का तकनीक है? तो हमेशा याद रखेंगे HCF निकालने का तकनीक होता है। ये हमारे NCERT बुक में दिया गया है कि कार्ल फ्रेडरिच गॉस को गणितज्ञों का राजकुमार कहा जाता है। हालांकि कभी एग्जाम में नहीं पूछा है, लेकिन फिर भी चूंकि बुक में था तो हम आपको PDF में प्रोवाइड कराकर एक बार वीडियो में भी बता दिए। थोड़ा सा हम और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और इस पॉइंट पे भी हम गौर करेंगे, ये भी हमारे बुक में ही लिखा हुआ पॉइंट है। एक एक पॉइंट लेकर हम लोग चलने वाले हैं। देखो, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम दोनों दो चीज, ठीक है। वो इतना समान दिखता है कि प्रायः लोग जो है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को ही यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम समझ लेता है। दोनों दो चीजें हमेशा याद रखिएगा। हालांकि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका या एल्गोरिथम जो है केवल धनात्मक पूर्णांकों के लिए लिखा गया है, लेकिन अगर हम जीरो को छोड़कर बात करें तो सभी पूर्णांकों पर यह लागू किया जा सकता है। मतलब कि सभी पूर्णांक पे ये काम करता है, लेकिन ये केवल धनात्मक पूर्णांक के लिए जो है इसको लिखा गया था। यानी कि धनात्मक पूर्णांक पे ही लागू होता है ये चीज, लेकिन हालांकि ये सारा पूर्णांक पे भी लागू हो जाता है, लेकिन लिखा गया है केवल ये धनात्मक पूर्णांक के लिए, ठीक है। और एक बात और याद रखिएगा कि हम लोग जो है धनात्मक संख्या में ही काम करने वाले हैं। पूरा जो डील चलेगा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। देखो, यूक्लिड गणितज्ञ का नाम था, विभाजन का मतलब क्या हो गया? बंटवारा। जैसे कि भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, पाकिस्तान से बांग्लादेश का विभाजन हो गया, तो विभाजन, तो हम विभाजन करेंगे किसका? प्लस वाले संख्याओं का यहाँ विभाजन करेंगे एक डेफिनिट एल्गोरिथम के तहत। प्रमेयिका में भी वही चीज। खैर, कहीं भी दिक्कत लगे तो आपको हमें बताना है, ठीक है।
तो सबसे पहला जो है एग्जाम्पल 2 हम लोग देखेंगे। एग्जाम्पल 2 में सवाल दिया गया है कि दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक 2q के रूप का होता है और प्रत्येक धनात्मक जो विषम पूर्णांक है वो 2q प्लस 1 के रूप का होता है। देखो बात समझिए, हमें क्या दिखाना है कि प्रत्येक जो सम संख्या होता है, जो सम पूर्णांक होता है वो 2q के रूप का होता है और प्रत्येक विषम पूर्णांक जो होता है 2q प्लस 1 के रूप का होता है। देखिए सम पूर्णांक क्या है, इसको डिटेल में भी हम आपको बताएंगे। सम का मतलब आपको पता होना चाहिए, सम का मतलब होता है जो 2 से भाग लगे। सम का मतलब क्या होता है, 2 से भाग लगे। यहां देखो छूट गया, प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक, ठीक है, यहाँ सम होगा, छूट गया है, यहाँ क्या होगा, सम होगा। तो प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक 2q के रूप का होता है और विषम पूर्णांक जो होता है 2q प्लस 1 के रूप का होता है। आपको पता होगा कि सम किसे बोलते हैं, जो 2 से भाग लगता है, सिंपल। हालांकि आप 1.2 पढ़िएगा तो वहां हम और डिटेल में आपको बताएंगे कि सम विषम क्या होता है। अभी बेसिक इतना समझ लीजिए, आप 5-6 से पढ़ते आ रहे होंगे। सम किसे बोलेंगे, जो 2 से भाग लगता है, और विषम किसे बोलेंगे, जो 2 से भाग नहीं लगता है। ठीक है, तो जितना भी सम संख्या होता है, चलो ये दर्शाने का मतलब क्या होता है कि चीज सही है, आप हमें दिखाइए, प्रूफ दीजिए, है ना, कुछ सबूत दीजिए कि वो कैसे सही है। तो हर धनात्मक पूर्णांक जो है 2q के रूप का होता ही होता है और ये ऑब्जेक्टिव में बहुत बार आ चुका है। कोई भी आप उठाइए ना, जैसे कि 18 क्या है, 18 जो है वो सम पूर्णांक है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुने कुछ, 2 गुने कुछ। एम क्यू का मतलब क्या हो गया, कुछ। क्यू क्या है, कोई पूर्णांक, कोई भी पूर्णांक हो सकता है, कोई भी पूर्णांक ये हो सकता है। 24, क्या हम 24 को नहीं लिख सकते हैं, 2 गुने कुछ। ये कुछ से हमको कोई मतलब नहीं, ये कोई भी पूर्णांक हो सकता है, बस 2 पे फोकस करो। लेकिन क्या हम 19 को लिख सकते हैं 2 गुने कुछ, नहीं लिख सकते। 2 गुने कुछ लिख देने से क्या ये 19 हो जाएगा, नहीं होगा। लेकिन 2 गुने कुछ लिखने से हर सम संख्या वो अपने रूप में आ जाएगा। ठीक है, हालांकि इसे हम सिद्ध कैसे करेंगे, तो जब भी इस तरह का सवाल आएगा, आप अपने मन से ए को मान लीजिएगा, जिसका वो डील कर रहा है, अपने मन से हम ए को मान लेंगे ना, ए बराबर बी क्यू प्लस आर जो है, इसे हम एक एक करके मान लेंगे। तो हम ए को मान लिए कि भाई वो धनात्मक पूर्णांक है। वो क्या है जी, धनात्मक पूर्णांक है। क्यों ए को धनात्मक पूर्णांक माने, क्योंकि देखिए वो धनात्मक संख्या को ही, ठीक है, धनात्मक संख्या को ही कह रहा है, धनात्मक पूर्णांक को ही कह रहा है कि सम और विषम में दिखाई। भाई कोई भी धनात्मक पूर्णांक याद करो ना, या तो सम हो सकता है या तो विषम हो सकता है। तो सम को बोला 2q के रूप में दिखाओ और विषम को बोला 2q प्लस 1 के रूप में दिखाओ। तो हम क्या करेंगे, ए को मान लेंगे धनात्मक पूर्णांक, ठीक है, और बी को क्या मान लेंगे, ये दोनों माने हैं हम, बी को क्या मान लेंगे, जो रहेगा अलग अलग सवाल में जो संख्या दिखेगा। देखो क्यू के साथ क्या दिख रहा है, 2 दिख रहा है, तो हम बी को 2 मान लेंगे। और ये दोनों क्या है, माना गया है, ये दोनों क्या है, माना गया है। बात को समझिएगा, अगर ए कोई धनात्मक पूर्णांक हो गया और बी को हम 2 ही क्यों माने, क्योंकि यहाँ 2 था, 3 रहता तो 3 मान लेते, 5 रहता तो हम 5 मान लेते। तो ए हो गया धनात्मक पूर्णांक, बी को हम मान लिए 2। चूंकि बी 2 हो गया तो आर का संभावित मान क्या होगा, अभी हम तुरंत सिखाए थे, हमको नहीं पता ए क्या है, लेकिन आर का संभावित मान क्या हो जाएगा, आर का संभावित मान हो जाएगा 0 और 1। अभी हम तुरंत आपको सिखाए कि अगर बी 2 है तो आर का संभावित मान क्या हो जाएगा, आर का संभावित मान हो जाएगा 0 और 1। और हम जानते हैं कि ए बराबर होता है बी क्यू प्लस आर। ये हमें कौन सिखाया, ये यूक्लिड विभाजन प्रमेय से ये बात हम लिख दिए, ये यूक्लिड विभाजन प्रमेय का है कि भाई ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। ए तो मेरा फिक्स है, ए क्या है, कोई धनात्मक संख्या है, ए तो मेरा कोई धनात्मक संख्या है, लेकिन बी मेरा क्या है, 2, बी मेरा क्या है, 2, तो हम 2 लिख दिए। क्यू क्यू ही रहेगा, क्यू क्या है, कोई भी पूर्णांक है, क्यू क्या है, कोई भी पूर्णांक है, वो यही बता दिया है, सवाल में ही बता दिया है। तो क्यू को तो वो परिभाषित ही कर रखा था, क्यू प्लस आर क्या होगा, आर का 2 मान, या तो 0 या तो 1, हमको पता नहीं 0 है कि 1 है, लेकिन ये तो फिक्स हो गया कि हम 2 से ही भाग कर रहे हैं, इसलिए क्या हो जाएगा, यहां हम 0 भी ले लेंगे या 2q प्लस 1 भी हो सकता है। ध्यान से समझिए, आर का संभावित मान 0 और 1 है,
तो ए किस पे डिपेंड कर रहा था, ए डिपेंड कर रहा था मेरे भाई बी पे क्यू पे और आर पे। बी पता था 2 लिख दिए, क्यू वो बोल ही दिया कोई भी पूर्णांक है, और आर का 2 मान, तो दोनों ले लिए या तो 0। हालांकि एक्चुअल में जब हम भाग करेंगे तो शेषफल तो कोई एक ही को बचेगा। हमें नहीं पता है कि क्या शेषफल बचने वाला है, तो हम दोनों मान लेके चल रहे हैं कि भाई या तो शेषफल 0 बचेगा या तो शेषफल एक बचेगा, इसके अलावा तो कुछ बच ही नहीं सकता है, क्योंकि भाग हम भी 2 से दे रहे हैं, मेरा बी 2 है। तो a बराबर बी क्यू प्लस आर होता है, तो a बराबर हो गया 2q प्लस 0 या 2q प्लस 1, क्योंकि r का 2 संभावित मान है। संभावित का मतलब क्या, कुछ भी हो सकता है। आज वर्षा होने का संभावना है, हो सकता है हो सकता है ना हो। पासा जब हम फेंकते हैं, प्रायिकता आप पढ़ते हो तो आपको पता होगा कि जब हम पासा फेंकेंगे तो 1 आने का भी संभावना है, 2 आने का भी संभावना है, 3 आने का भी संभावना है, 4 भी, 5 भी, 6 भी, कुछ भी आ सकता है। तो वो संभावित है कि कुछ भी आए। तो उसी तरह से ए का 2 मान आ गया, एक मान आ गया 2q और एक मान आ गया 2q प्लस 1। अब बात को समझिए, ये क्या है, ये है सम संख्या। ये क्या है, ये है सम संख्या। क्यों ये है सम संख्या, क्योंकि ये 2 से भाग लग रहा है। कैसे 2 से भाग लग रहा है भाई, तो देख लो ना, 2q बटा 2, 2 2 कट गया, q आ गया भागफल, मतलब भाग लग रहा है। जैसे 8 है ना, ये इसको काट दिया यानी 2 से भाग लग रहा है, और ये इसको काट दिया मतलब 2 से भाग लग रहा है। तो ये क्या है, ये क्या है, ये भी ए है और ये भी ए है। ये आ गया मेरा सम संख्या। तो कोई भी धनात्मक पूर्णांक या तो सम होता है या तो विषम होता है। अगर ये सम है तो ऑटोमेटिक ये क्या हो जाएगा, विषम हो जाएगा। और इस तरह से हम क्या लिख देंगे कि अतः प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक सम पूर्णांक 2q के रूप का होता है और प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q प्लस 1 के रूप का होता है। ठीक है, अगर यहां तक समझ में आया तो बहुत अच्छा। एग्जाम में क्या पूछता है, एग्जाम में सीधा पूछता है कि भाई प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक किस रूप का होता है, तो हम याद रखेंगे 2q के रूप का होता है। प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक किस रूप का होता है, तो 2q प्लस 1 के रूप का होता है। हालांकि यहाँ पे q की जगह वो कभी m दे दे, क्योंकि q क्या है, कोई पूर्णांक है। हो सकता है वो p दे दे, तो यहाँ p कोई पूर्णांक हो जाएगा। तो सम संख्या का रूप 2p हो सकता है, 2m हो सकता है, ठीक है, 2q हो सकता है, 2k हो सकता है, जहां ये सब क्या है, कोई पूर्णांक हो सकता है। ठीक है, ये सवाल में दिया रहेगा, आपसे पूछेगा ऑब्जेक्टिव में, बहुत बार पूछा है। और विषम संख्या का रूप क्या हो जाएगा, 2q प्लस 1। भाई सम संख्या में एक जोड़ेंगे विषम आ जाएगा। कोई भी सम संख्या में आप एक जोड़िए ना, विषम आ जाएगा, सिंपल। तो 2q प्लस 1, 2m प्लस 1, 2q कुछ भी हो सकता है, 2p प्लस 1। वो ये चीज परिभाषित वो कर रखेगा, यहाँ q बोला, कहीं m बोल देगा, कहीं p बोल देगा, वो बोल देगा। इतना ही नहीं, कभी कभी जैसे वो बोल देगा कि भाई निम्न में से कौन सम संख्या है, या निम्न में से कौन सम संख्या का रूप है, और वहां 2p ना देकर दे देगा 6p। फिर बोल देगा 6p प्लस 5, दे देगा 6p प्लस 7, फिर दे देगा 6p प्लस 9। तो इसमें कौन सम संख्या का रूप है, मेरे भाई ये है। क्यों, क्योंकि ये 2 से पूर्णतः भाग लग रहा है। ये लग रहा है, लेकिन ये नहीं लग रहा है भाग। लगेगा तो दोनों भाग लगेगा। देखो 6q प्लस 4, ये सम संख्या का रूप हो सकता है। ऑप्शन में ये दे तो ये सम संख्या का रूप होगा। क्यों, क्योंकि ये 2 से भाग लग सकता है। अगर हम इसको 2 से भाग देने जाएंगे तो पहले कॉमन हो जाएगा। अगर कॉमन लेने आपको आता है तो पता होगा, 2 जब कॉमन ले लीजिएगा आप अंश से, तो ये बचेगा 3p प्लस 2, और ये नीचे 2 है। अब ये 2 कट जाएगा। तो 2 से भाग लगा कि नहीं लगा, बात को समझिए आप। अच्छा, इसको कोई डायरेक्ट नहीं ऐसे करके काट देगा, ये ऐसे नहीं कट सकता। ठीक है, जब भी प्लस माइनस में रहेगा आंसर, तो वो सीधा नहीं कटेगा, कॉमन लेकर कटता है। तो हम क्या समझाना चाह रहे हैं कि हर सम संख्या 2p के रूप का होता है और हर विषम संख्या 2p प्लस 1 के रूप का होता है, जहां p कोई पूर्णांक है। वो हो सकता है 6q दे दे, यहाँ ये 6q प्लस 5 दे दे। यानी आपको क्या देखना है कि अगर 2 से भाग लग रहा है तो सम संख्या है, अगर 2 से भाग नहीं लग रहा है तो वो विषम संख्या है, सिंपल। ठीक है, अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। ठीक है, इस स्लाइड में उसी का हल दिया गया है, अगर आप देख पाए तो बुक में सेम टू सेम बना हुआ है। उसी के आधार पर यहाँ समझाया कि मान लीजिए कि a कोई धनात्मक पूर्णांक है तथा b बराबर 2, जैसा भी हम समझाए वही बात लिखा हुआ है। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या हो जाएगा, कोई भी पूर्णांक जो है क्या होगा, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से 0 से बड़ा हो जाएगा q, या 0 के बराबर होगा q। भाई जब भी हम भाग देंगे तो q क्या होगा, 0 के बराबर हो सकता है q, 0 के बराबर q हो सकता है।
और ये Q को परिभाषित किया, फिर बोला A बराबर क्या हो जाएगा 2Q प्लस R, क्योंकि B को आप 2 मान लिए तभी हम तुरंत समझाए। R 0 हो सकता है या R 1 हो सकता है, R का संभावित मान हम आपको बताए थे, क्योंकि R हमेशा क्या होता है, ऐसा होता है, अभी बताए थे ना, R हमेशा ऐसा होगा। तो ये मेरा क्या हो गया था, 2 हो गया था, इसलिए यहाँ पे वो 2 लिख दिया है। इसलिए A का मान क्या होगा, 2Q होगा या 2Q प्लस 1 होगा। अभी हम तुरंत आपको पीछे समझाने का प्रयास किए। यदि A बराबर 2Q होगा, क्योंकि दोनों मान हो सकता है A का, A का मान दोनों हो सकता है, वो डिपेंड कर रहा है किस पे, R पे, क्योंकि R 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है। तो अगर A का मान 2Q होगा तो यह एक सम पूर्णांक है, क्योंकि भाई 2 से भाग लग रहा है। साथ ही एक धनात्मक पूर्णांक या तो सम हो सकता है या तो विषम हो सकता है। ए था क्या, ए किसको हम माने थे, ए हम माने थे, देखिए, धनात्मक पूर्णांक को। तो धनात्मक पूर्णांक या तो सम हो सकता है या तो विषम हो सकता है। तो अगर ये सम हो गया, अगर ये सम हो गया तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक जो है 2Q प्लस 1 विषम हो जाएगा। ध्यान से समझिए, ए मेरा कुछ भी हो सकता है, ए मेरा कुछ भी हो सकता है। ए किस पे डिपेंड करता है, ए डिपेंड करता है मेरे भाई BQ प्लस आर पे, जहां BQ तो चलो फिक्स था, इस क्वेश्चन में आर फिक्स नहीं था, वो आर 0 या 1 हो सकता था, इसलिए ए का भी 2 मान आ गया, एक आ गया 2Q और एक आ गया 2Q प्लस 1, और ये सम हो गया और ये विषम हो गया। अगर समझ में आया हो तो बहुत अच्छा। आगे बढ़ते हैं, ये उदाहरण 3 है, इसको देखिए। उदाहरण 3 कहता है कि दर्शाइए कि धनात्मक विषम पूर्णांक 4Q प्लस 1 और 4Q प्लस 3 के रूप का होता है। विषम पूर्णांक बोला तो हम A को सीधा मान लेंगे धनात्मक विषम पूर्णांक, जो सवाल में दे A को हम वही मानेंगे। पीछे क्या था, सम विषम दोनों था, इसलिए हमें धनात्मक मानना पड़ा। यहां केवल धनात्मक विषम पूर्णांक का वो बात कर रहा है, इसलिए हम A को धनात्मक विषम पूर्णांक मानेंगे और B को हम 4 मानेंगे। क्यों, क्योंकि देखिए यहां 4 लिखा हुआ है Q के साथ। ठीक है, तो R का संभावित मान क्या क्या हो जाएगा, 0, 1, 2, 3, क्योंकि अगर 4 से भाग पड़ रहा है तो R का ये मान हो सकता है। तो A का मान क्या हो जाएगा, A का मान तो हमें पता है BQ प्लस R होता है। B मेरा क्या है 4, Q तो फिक्स है, Q तो आप ही हमें परिभाषित करके दे रखे हैं, लेकिन R फिक्स नहीं है। R 0 भी हो सकता है, R 1 भी हो सकता है, R 2 भी हो सकता है, R 3 भी हो सकता है। तो A बराबर 4Q कब होगा, जब R बराबर 0 होगा। अगर R बराबर 1 हो गया, अगर R बराबर 1 हो गया, अगर R बराबर 1 हो गया तो A बराबर 4Q प्लस 1 हो जाएगा। अगर R बराबर 2 हो जाएगा तो A मेरा 4Q प्लस 2 हो जाएगा। ठीक है, और अगर R मेरा 3 हो जाएगा तो उसमें मेरा A बदल जाएगा। तो A का 4 गो संभावित मान आया। A क्या है, याद कीजिए, A क्या है, ये A है। ये कभी भी भाग हम करेंगे तो ये 1 गो रहेगा, लेकिन हमें पता नहीं कि ये क्या है, क्योंकि ये कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक हो सकता है, कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक हो सकता है। ये जो हम बात यहां सिद्ध कर रहे हैं, ये सभी धनात्मक विषम पूर्णांक पे बात लागू होगा। ठीक है, तो A क्या क्या हो सकता है, A है विषम, A क्या है, विषम है, B मेरा 4 था, तो A का ये 4 मान आया। आपको भी पता है रहेगा कोई 1 को। अब खुद सोचिए, A 4Q कभी हो सकता है क्या, नहीं। क्यों, क्योंकि A मेरा है धनात्मक विषम पूर्णांक और ये है सम, देखो दूसरे भाग लग रहा है, तो ये तो छटा गया कि B मेरा ठीक है 4 है, संभावित मान ये है, लेकिन जो यहां सिचुएशन बन रहा है उसमें R कभी मेरा 0 नहीं हो सकता। उसी तरह से ये भी देखो विषम है, सॉरी ये भी मेरा सम है। क्यों, क्यों, देखिए 4 भी दूसरे भाग लग रहा है, ये भी दूसरे भाग लग रहा है, यानी R 2 भी नहीं हो सकता है। तो दुए को मान बचा R का, या तो ये हो सकता है या तो ये हो सकता है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि अतः कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, क्योंकि A क्या था, धनात्मक विषम पूर्णांक था, और क्या बचा, ये और ये बचा, क्योंकि ये दोनों तर्क के साथ खत्म हो गया। तो हम क्या बोल सकते हैं, अतः कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 4Q प्लस 1 या 4Q प्लस 3 के रूप का होता है, और यही ऑब्जेक्टिव में हमसे पूछेगा, इसका हम ख्याल रखेंगे। थोड़ा और आगे बढ़ जाते हैं।
और आज जो हम सीखे हैं उसके आधार पर कुछ ऑब्जेक्टिव हम आपके सामने दे रहे हैं। ठीक है, बस ये कुछ ऑब्जेक्टिव है। आज हम इतने कॉन्सेप्ट सीखे हैं, आगे का सवाल वगैरह हम लोग कल देखेंगे। ठीक है, अगला वीडियो में देखेंगे। तो पहला सवाल है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम दो धनात्मक विषम पूर्णांकों के निम्न में से किसे प्रकिलित यानी किसे ज्ञात करने का तकनीक है। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से हम क्या ज्ञात करते हैं? तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से हम मस यानी कि HCF ज्ञात करते हैं। अभी हम इसी वीडियो में आपको पढ़ाएं और ये एग्जाम में भी बहुत बार आया हुआ है। इस क्वेश्चन को देखिए कि यदि P एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक सम पूर्णांक का रूप क्या होगा? तो अभी तुरंत सिखाए 2p होगा। हमें क्या देखना है? जितना संख्या दिखेगा ना ऑप्शन में सबको 2 से भाग करके देखना है। अगर सब भाग लग जाएगा 2 से मतलब वो क्या है? धनात्मक सम पूर्णांक का रूप है। तो यहाँ तो देखो एक ही को संख्या था जो 2 से भाग लग रहा था। ठीक है, हो सकता है कि 6³ + 4 दे दे तो ये भी क्या है? सम संख्या का रूप है। लेकिन अगर 6³ + 5 दे दे तो ये सम संख्या का रूप नहीं, क्योंकि दोनों भाग लगना चाहिए। 6 और 5 दोनों लगना चाहिए, है कि नहीं? इसलिए ये क्या है? विषम संख्या का रूप है। जो सम संख्या का रूप नहीं रहेगा वो विषम संख्या का रूप रहेगा। ये सब एग्जाम में आया हुआ सवाल है। देखिए, धनात्मक विषम का रूप आपसे पूछा जा रहा है और इसमें ऑप्शन देखो खुद ध्यान से। यहाँ सिंपल वाला नहीं है तो आप देखिएगा कि भाई कौन 2 से भाग नहीं लग रहा है। जैसे देखिए ये 2 से भाग लग जाएगा, ये भी 2 से भाग लग जाएगा, ये 3 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। ये देखिए 2 से भाग नहीं लग रहा है, इसलिए इस सवाल का यही आंसर हो जाएगा। ये भी 2 से भाग लग जाएगा, देखो ये 3 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये मेरा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, ये सब एग्जाम में आया हुआ सवाल है भाई। चलिए, ये पहला वीडियो अगर आप देखे होंगे उसके आधार पर ये सवाल बन रहा है कि ये जो संख्या दिया गया है वो क्या है? पूर्णांक है, परिमेय है, अपरिमेय है या इनमें से कोई नहीं है? तो हम इसे बोलेंगे जी कि ये अपरिमेय है। देखो 3 तरह का दशमलव संख्या हमको दिखेगा। ठीक है, सबसे पहला है रेकरिंग रहेगा। मान लो डॉट 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 लगा दिया तो हम देख रहे हैं ना 5353 रिपीट हो रहा है, तो इसको हम क्या रेकरिंग लगा सकते हैं? ये परिमेय होता है। 1.4 में हम और डिटेल में पढ़ेंगे और इसे हम p/q के रूप में भी बदलने के लिए सीखेंगे। 1 दशमलव दिखेगा जो सीधा खत्म हो गया, इसमें कुछ है ये नहीं, ये भी p/q के रूप में बदला जाएगा। एक दिखता है ऐसा जो कभी खत्म नहीं होता है और ना ही रेकरिंग होता है ना ही खत्म होता है, ना ही उस पर हम रेकरिंग लगा सकते हैं ना ही वो कभी खत्म हो सकता है। तो इसे हम क्या बोल देंगे? इसे हम बोल देते हैं अपरिमेय संख्या, क्योंकि ना ये रेकरिंग है और ना ही ये खत्म हो रहा है। समझे कि नहीं समझे? और जो है इस सवाल को देखिए कि दो परिमेय संख्या के बीच अधिकतम कितना परिमेय संख्या होता है? तो आपको ही पता है अनंत होता है। 9 से पढ़ते हैं कि दो परिमेय संख्या के बीच अनंत परिमेय संख्या होता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।